कुमार यादव को आपने लिया और साथ में आपने ईशान किशन को भी लिया। जब आप दो खिलाड़ी को ले रहे हैं और आप सरफराज खान को भूल रहे हैं तो कहीं ना कहीं बहुत ही कुछ गलत चीज़ें हो रही हैं हमारे सिलेक्शन कमेटी द्वारा, जिसपे किसी न किसी को तो आवाज़ उठानी ज़रूर पड़ेगी। हम जो हो रहा है कि सूर्य कुमार यादव T20I में नंबर 1 बैट्समैन है, बहुत अच्छा खेल रहे हैं, पर उस बेसिस पे हम नहीं ले सकते। जहाँ तक कहीं ना कहीं मुझे सिलेक्शन कमेटी की जो अप्रोच में कमी नज़र आती है। आप देखिए वाइट बॉल क्रिकेट में अगर हम नज़र डालें तो IPL पर आप परफॉर्मेंस देखते हैं, उसके आधार पर आपका टीम इंडिया में सिलेक्शन कर दिया जाता है। लेकिन जब टेस्ट टीम की बात होती है तो टेस्ट क्रिकेट का तो कोई IPL मैच होता नहीं है, उसमें तो आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट ही खेलते हैं, रणजी ट्रॉफी खेलते हैं, विजय हजारे ट्रॉफी खेलते हैं और तमाम तरह के रेड बॉल क्रिकेट आप खेलते हैं। उसी के आधार पर तो आप उनके प्रदर्शन को आंकेंगे। तो ऐसे में सरफराज खान उस उम्मीदों पर सबसे ज़्यादा खरे उतरे हैं। 80 का औसत और लगातार शतक पर शतक जड़ते जा रहे हैं। बार बार अपना दरवाजा जो है वो BCCI के सामने खटखटा रहे हैं कि मैं खड़ा हूं। अब तो तोड़ भी चुके हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद उनके साथ नाइंसाफी की जा रही है। चेतेश्वर पुजारा का नाम लिया, उनका प्रदर्शन देखें तो उनके अंदर कंसिस्टेंसी की कमी हमें हाल के समय में देखने को मिली है। कुछ पारियों में एक पारी में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, शतक लगा देते हैं, अर्धशतक लगाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर लगातार 3-4 पारियों में विफल हो जाते हैं। नमस्कार, मैं अंकित शर्मा और क्रिकेट टुडे में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 9 फरवरी से शुरू हो रही 4 मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले 2 टेस्ट मैचों के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें कई खिलाड़ी नाइंसाफी का शिकार हुए हैं तो कई खिलाड़ियों का प्रमोशन भी देखने को मिला है। ऐसे में राहुल, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपके पसंदीदा खिलाड़ी भी हैं, वो हमारे भी पसंदीदा खिलाड़ी हैं, सूर्य कुमार यादव को टेस्ट टीम में लिया गया है, सही फैसला है या गलत? बिल्कुल पसंदीदा खिलाड़ी है, उनको देखकर खुशी हुई है, टेस्ट टीम में भी उनको मौका दिया गया है। लेकिन यहाँ पर हमें देश की बात करनी होगी तो यहाँ पर सरफराज खान के साथ हुआ है धोखा। सरफराज खान ने धोखा नहीं दिया, बल्कि सरफराज खान को धोखा दिया गया है यहाँ पर, तो उनको मौका मिलना चाहिए। और इसके अलावा पृथ्वी शॉ का भी मैं नाम लेना चाहूंगा, वो भी टेस्ट टीम में एक डिजर्विंग प्लेयर थे, उनको भी मौका नहीं मिला है। हालांकि T20 में शायद उनको शामिल किया गया है न्यूजीलैंड के खिलाफ, मगर टेस्ट टीम में उन्हें होना चाहिए था। और सूर्य कुमार यादव की बात करें तो सर, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनका प्रदर्शन कैसा रहा है हम सभी को पता है। औसत उनका लगभग 40-45 के आसपास का है। मगर सरफराज खान की हम बात करें तो उनकी क्षमता हम देखें, उनका कंसिस्टेंसी देखिए, अभी हालिया उनका जो दौर गया है लगभग 80 के आसपास उनका औसत है, अभी हम बात कर रहे थे, तो उनके हिसाब से सरफराज खान को बिल्कुल मौका दिया जाना चाहिए था। सूर्य कुमार यादव एक अग्रेसिव प्लेयर है, ऋषभ पंत की तरह अगर टेस्ट में खेल पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी उनका लेवल नीचे है ऋषभ पंत से, तो मेरे ख्याल से उनको मौका नहीं मिलना चाहिए था टेस्ट टीम में। वो T20 और कहीं ना कहीं ODI में, अभी तक हमें ODI का भी उनका पता नहीं है, तो मेरे ख्याल से टेस्ट टीम में सरफराज को उनसे ऊपर प्रायोरिटी मिलनी चाहिए थी। आपके हिसाब से अभिनव, आप क्या सोचते हैं कि सूर्य कुमार यादव को जिस तरीके से टीम में लिया गया है, क्या आप उन्हें प्लेइंग 11 में देखते हैं? देखिए अंकित, अब सिंस सरफराज खान नहीं है और उनको अगर इतने जो 80 के औसत से खेल रहे हैं उसके ऊपर अगर किसी खिलाड़ी को लिया गया है तो जाहिर सी बात है मैं इनको देखना चाहूँगा प्लेइंग 11 में। और पर जो सवाल आपने राहुल से भी पूछा, अगर मैं उसका जवाब दूं तो मेरे ख्याल से देखिए, सूर्य कुमार यादव को आपने लिया और साथ में आपने ईशान किशन को भी लिया। जब आप 2 खिलाड़ी को ले रहे हैं और आप सरफराज खान को भूल रहे हैं तो कहीं ना कहीं बहुत ही कुछ गलत चीज़ें हो रही हैं हमारे सिलेक्शन कमेटी द्वारा, जिसपे किसी न किसी को तो आवाज़ उठानी ज़रूर पड़ेगी। हम जो हो रहा है कि सूर्य कुमार यादव T20I में नंबर 1 बैट्समैन है, बहुत अच्छा खेल रहे हैं, पर उस बेसिस पे हम नहीं ले सकते। अगर हम बात करें उनके फर्स्ट क्लास क्रिकेट की भी, राहुल ने उनकी औसत बताई है और उन्होंने हाल फिलहाल में रणजी में मतलब वापस आकर उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 90। जी हाँ, आपको बता देता हूँ कि उन्होंने, जी हाँ, पर इससे वो सरफराज खान के ऊपर नहीं हो जाते हैं जस्ट बिकॉज वो एक एस्टैब्लिश्ड इंडियन क्रिकेटर हैं और वो 3 साल बाद वापस आ रहे हैं और 2 इनिंग खेली उन्होंने 90 की, ना तो वो सेंचुरी वाली थी, सिर्फ 90 की 2 इनिंग थी। वहीं पे सरफराज खान ने 50 इनिंग में 12 सेंचुरी लगाई हैं और डॉन ब्रैडमैन के बाद इकलौते खिलाड़ी हैं जिनकी इतना अच्छा औसत है फर्स्ट क्लास में। आप उनको कब तक इग्नोर करेंगे, मेरा ये सवाल। जी हाँ, बिल्कुल। तो ये एक नाइंसाफी है। चलिए ईशान किशन का एक बार को मैं मान लूँ कि अच्छा ऋषभ पंत नहीं है, विकेट कीपिंग के विकल्प हैं, पर टीम में आकर KS भारत हैं, आपके पास KL राहुल हैं, 2 तो आपके कीपर हैं, तीसरे की क्या जरूरत है? जी हाँ, है ना। तो अगर चलिए मैं तो देखना चाहता हूँ, चलिए आपने सूर्य कुमार को भी लिया, आप देखिए अग्रेसिव क्रिकेट के लिए आप लीजिए, पर ईशान किशन की जगह तो आप ले सकते थे ना सरफराज खान। जी बिल्कुल, जी हाँ, बिल्कुल। अहम श्रृंखला है ये, आपको WTC के फाइनल में पहुंचाने वाली सीरीज है, 3 मैच आपको हर हाल में जीतने हैं। मुझे लगता है इस स्क्वाड के साथ थोड़ी सी मुश्किलात सामने आ सकती है। मैं जरूर कहूँगा जिस तरीके से सरफराज खान ने खेला है ना, अधिकतर क्या होता है आप देखते हैं कि कोई अच्छा खेलर डोमेस्टिकली आप उनको लेते हैं, चलिए श्रीलंका दौरा आ रहा है, जिम्बाब्वे दौरा आ रहा है, ले लीजिए। यहाँ पे तो मैं बल्कि कहूँगा अगर उनको ऐसे किसी दौरे के लिए भी लिया जाएगा ना तो उनके साथ अन्याय है ये। वो
जिस तरीके से खेल रहे हैं उनको बनाया ही सिर्फ इस दौरों के लिए गया, और अगर आप उन पे भरोसा नहीं करेंगे अभी तो फिर तो आप मेरे ख्याल से इंतजार कर रहे हैं वही संजू सैमसन जैसी स्टोरी एक रिपीट होने के लिए कि फॉर्म से बाहर जाएं, फिर हम देखें 2 टेस्ट मैच खेले नहीं अच्छा खेला बाहर कर दिया गया। अब केएल राहुल को देखिए कहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं वो। जी हाँ जहाँ तक कहीं ना कहीं मुझे सिलेक्शन कमेटी की जो अप्रोच में कमी नजर आती है। आप देखिए व्हाइट बॉल क्रिकेट में अगर हम नजर डालें तो आईपीएल पर आप परफॉर्मेंस देखते हैं, उसके आधार पर आपका टीम इंडिया में सिलेक्शन कर दिया जाता है। लेकिन जब टेस्ट टीम की बात होती है तो टेस्ट क्रिकेट का तो कोई आईपीएल मैच होता नहीं है, उसमें तो आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट ही खेलते हैं, रणजी ट्रॉफी खेलते हैं, विजय हजारे ट्रॉफी खेलते हैं और तमाम तरह के रेड बॉल क्रिकेट आप खेलते हैं, उसी के आधार पर तो आप उनके प्रदर्शन को आंकेंगे। तो ऐसे में सरफराज खान उस उम्मीदों पर सबसे ज्यादा खरे उतरे हैं, 80 का औसत और लगातार शतक पर शतक जड़ते जा रहे हैं। बार बार अपना दरवाजा जो है वो बीसीसीआई के सामने खटखटा रहे हैं कि मैं खड़ा हूं, अब तो तोड़ भी चुके हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद उनके साथ नाइंसाफी की जा रही है। चेतन शर्मा को भी दोबारा मौका दे दिया गया है, इनको तो एक बार जी हाँ कमेटी के खुद अध्यक्ष हैं उनको दोबारा मौका जी हाँ तो दो इनको। कहीं ना कहीं सरफराज जो है नाइंसाफी का बहुत बड़ा शिकार हो गए। पहले हम कहते थे कि शिकार हो रहे हैं, अब कहीं ना कहीं बहुत बड़ा शिकार हो रहे हैं। इसके अलावा और भी कहना चाहूंगा कि इनसे बढ़िया टेस्ट प्लेयर अभी के टाइम में कोई नहीं, चाहे भारतीय टीम में भी किसी को उठा लीजिए। जी हाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखिए इतना घरेलू क्रिकेट में कोई खिलाड़ी नहीं कर रहा है। जी हाँ जहां तक मैंने सवाल सूर्य कुमार यादव से शुरू किया था तो कई क्रिकेट एक्सपर्ट का ऐसा मानना था और कई उनके टीममेट का भी ऐसा मानना था कि वो तीनों फॉर्मेट पे खेल सकते हैं। लेकिन अगर सूर्य कुमार यादव को अगर आपको टीम में लेना था तो आप किसी और खिलाड़ी से उन्हें रिप्लेस कर सकते थे, जैसे कि चेतेश्वर पुजारा हैं। उन्हें हालांकि उनके प्रदर्शन में कोई कमी नहीं है, लेकिन अब आपको टेस्ट क्रिकेट में भी एक अग्रेसिव अप्रोच चाहिए। जिस तरीके से इंग्लैंड ने करके दिखाया है कि अग्रेसिव अप्रोच से खेलते हैं, पाकिस्तान को घर में घुसकर हराया है, वही काम कहीं ना कहीं टीम इंडिया भी कर सकती है कि अग्रेसिव अप्रोच से खेले, कि कहीं ना कहीं जब लगातार विकेट गिर रहे हैं तो गेंदबाजों को डोमिनेट करें। तो वो अप्रोच सूर्य कुमार यादव में नजर आती है। लेकिन अगर आप उन्हें सरफराज खान के रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम में लेंगे तो कहीं ना कहीं ये गलत है। बिल्कुल अंकित, मैं आपकी यहाँ पर एक बात से सहमत हूँ। आपने चेतेश्वर पुजारा का नाम लिया, उनका प्रदर्शन देखें तो उनके अंदर कंसिस्टेंसी की कमी हमें हाल के समय में देखने को मिली है। कुछ पारियों में एक पारी में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, शतक लगा देते हैं, अर्धशतक लगाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर लगातार 3-4 पारियों में विफल हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे कुमार यादव या अन्य खिलाड़ी सरफराज को लिया जा सकता था चेतेश्वर पुजारा की जगह, तो काफी फायदे में रहती टीम। जी हाँ अंकित, हमें इंडियन सेलेक्टर्स को या एक इंडियन माइंडसेट को एक चीज समझनी पड़ेगी कि आप एक खिलाड़ी को जब ही नहीं बाहर करेंगे टीम से कि जब वो बिल्कुल ही 10 मैच में सिंगल डिजिट स्कोर या ऐसा कुछ बना रहे हैं। आप बाहर की देश की कंट्री को देखिए, एक पास ऑन करना पड़ता है आपको कि अच्छा ठीक है मेरे देश के लिए एक इतना टाइमलाइन था, मैंने 10 साल तक बहुत कंट्रीब्यूट किया। चेतेश्वर पुजारा का भी वही, उन्होंने 10 साल तक बहुत कंट्रीब्यूट किया। मेरे ख्याल से अब समय है कि जो सरफराज 25 साल के आप उनको दीजिए, वो और 10 साल तक टीम में रहे, 35 साल तक किसी और को आगे वो पोजीशन देंगे। अगर आप बैठे 2-3 साल तक मैं थोड़ा सा रिटर्न करूं, 50 मारूं, फिर 100 मारूं, फिर 20-30 रन, तो आप उसका भी समय बर्बाद कर रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। जी हाँ जहाँ तक इनकी तो हमने बात कर ली, लेकिन विकेट कीपर की आपने भी दोनों ने शुरुआत में बातचीत करी थी कि ईशान किशन को टीम में लिया गया है। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये ऋषभ पंत का लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट लेने का प्रयास जो है वो किया गया है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में अगर आप देखें तो ऋषभ पंत की अप्रोच जो है वो अग्रेसिव अप्रोच रहती है, वो कभी भी टेस्ट क्रिकेट में डिफेंसिव अप्रोच के साथ नहीं खेले। तो कहीं ना कहीं ईशान किशन को शायद इसी वजह से टीम में लिया गया है कि वो भी अग्रेसिव अप्रोच के साथ बल्लेबाजी करें। तो लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अगर अब 2 विकेट कीपर हमारे पास हैं, केएस भरत और ईशान किशन, आप किसको टीम में देखना चाहेंगे प्लेइंग 11 में? देखिए मेरे को तो लग रहा है कि टीम केएस भरत के साथ जाएगी, पर मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि टीम के पास 3 विकेट कीपर है। केएल राहुल भी एक विकेट कीपिंग विकल्प है। यही चीज समझ नहीं आ रही है जो ये पूरे सिलेक्शन कमेटी में, क्योंकि एक चीज जो और है कि मान लीजिए अगर ये एक विकेट कीपर कम लेते हैं, आपने बिल्कुल सही बात की कि ईशान किशन लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट, और मान लीजिए कि अगर वो खेल रहे हैं तो आप केएस भरत को क्यों ले रहे हैं? वो तो एक डिफेंसिव अप्रोच है, लेट्स से कि सिर्फ 2 ही आपके पास गए, केएल राहुल और ईशान किशन दौरे पर, और मान लीजिए कोई इंजर्ड हो जाए तो आप तो तब के तब रिप्लेसमेंट अनाउंस कर सकते हैं ना, तब तो हम सब भी समझेंगे कि ये रिप्लेसमेंट आया है जिस वजह से कोई एक अन्य खिलाड़ी नहीं खेल पा रहा है। जी तो आप पहले से अगर 3 विकेट कीपर लेके जाएंगे तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता। जी और विकेट कीपर में आप ये देखिए कि अगर केएल राहुल को टीम में खिलाते हैं तो कहीं ना कहीं शुभमन गिल को टीम बाहर बैठना पड़ेगा, क्योंकि रोहित शर्मा सलामी बल्लेबाज के रूप में खेलेंगे और केएल राहुल भी जो है वो सलामी बल्लेबाज के रूप में खेलेंगे, तो शुभमन गिल को बाहर बैठना पड़ेगा। लेकिन अगर आप
केएल राहुल से विकेट कीपिंग कराते हैं और 5वें नंबर पर खिलाते हैं तो शुभमन गिल भी खेल लेंगे और केएल राहुल भी आपको प्लेइंग 11 में देखने को मिल सकते हैं। ये सब ना हमारी चर्चाएं खत्म हो जाएंगी अगर ये फेवरेटिज्म और सीनियोरिटी का जो एक ये मामला है ना ये खत्म हो जाए। अगर जितने सीनियर खिलाड़ी हैं अगर वो खुद से समझे ना कि हम किसी की जगह रोक कर बैठे हुए हैं और हम उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, देखिए आप 35-36 साल पे उस चीज की वेट नहीं करेंगे कि मैं थोड़े टाइम से खराब फॉर्म से जूझ रहा हूँ फिर मैं वापस आ जाऊंगा। ये वो समय नहीं है। अगर आप अच्छा खेल रहे हैं तो आप रहिए टीम में, अच्छा नहीं खेल रहे तो अब आप जूनियर्स को आपके पास जगह है खेलने की, आप काउंटी क्रिकेट में खेलिए, रणजी में खेलिए, आप इतना साल खेल रहे हैं टीम के लिए। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। करोड़ों लोग टीम के लिए खेलना चाह रहे हैं और यहाँ पे जो इतने केएल राहुल कितने टाइम से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, किस बेसिस पे वो टीम में है? जी हाँ और भी कई युवा खिलाड़ी हैं जैसे कि अभिमन्यु ईश्वरान है और पिछले अगर मैं इनके 5 मैच देखूं 5 मैचों में इन्होंने 4 शतक जड़े हैं। तो एक बल्लेबाज क्या कर सकता है अपने आप को प्रूव करने के लिए? शतक के अलावा वो ऐसा तो है नहीं कि ब्रायन लारा बन जाएगा कि हर मैचों में 400 रन मार देगा। एक चीज मैं जरूर यहाँ पे एक और जो ऐड करना चाहूंगा वो है कि मान लीजिए अब अगले दौरे पर आप ले लेते हैं अभिमन्यु को, ले लेते हैं सरफराज खान को, ले लेते हैं, उनके ऊपर आप दबाव सोचिए कि इतनी मेहनत करने के बाद मैं टीम में आया हूँ तो ये सोचिए कि कितना उनको मन में होगा कि मेरे को अब बनाने ही पड़ेंगे रन इस मैच में। एक गलत प्रदर्शन और मैं टीम से बाहरी है, जैसे वो एग्जाम के टाइम पे जो बच्चों पे प्रेशर नहीं होता है, जी हाँ उस तरीके का वही उसी तरह का दबाव है, खत्म कर रहे हैं हमारे देश से। जी हाँ ईमानदारी से कहूँ मेरे को तो ये आशा है कि ये पहले 2 टेस्ट मैचों के लिए श्रृंखला है, 2 मैचों के लिए स्क्वाड है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले 2 मैचों के लिए ऋषभ पंत फिट होकर टीम में आ जाए और सारी बहस जो हमारी है इस पे फुल स्टॉप। देखिए उनका फिट होना कहीं ना कहीं मुश्किल नजर आ रहा है क्योंकि सौरव गांगुली ने भी बयान दे दिया था कि वो आईपीएल में भी नजर नहीं आएंगे और हम चाहेंगे कि वो शायद जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला खेला जाना है उसमें शायद वो नजर आए अगर टीम इंडिया वहां तक पहुंचती है। इसके साथ जो वर्ल्ड कप खेला जाना है उसमें भी हम ऋषभ पंत को देखना चाहेंगे। लेकिन टेस्ट क्रिकेट की हम बात कर रहे थे, एक और खिलाड़ी की वापसी हुई है लंबे समय बाद, चोटिल होके वो टीम इंडिया में वापस आ रहे हैं, नाम है रविंद्र जडेजा। और पहले से ही अक्षर पटेल टीम में मौजूद भी हैं और T20I क्रिकेट ODI क्रिकेट दोनों में अच्छा प्रदर्शन अक्षर पटेल करके भी दिखा रहे हैं। तो टेस्ट क्रिकेट में अगर रविंद्र जडेजा पूरी तरीके से फिट होते हैं तो प्लेइंग 11 में आप जडेजा को देखना चाहेंगे या अक्षर पटेल को देखना चाहेंगे? देखिए जो रविचंद्रन अश्विन और जडेजा की जोड़ी है हमारे लिए, इन्होंने कितने मैच जिताए हैं इसको किसी को बताने की जरूरत नहीं है, कितने अहम मैच इन्होंने हमारे लिए खेले हैं। तो कहीं ना कहीं अक्षर पटेल से पहले रविंद्र जडेजा को मौका दिया जाना चाहिए था, मगर दूसरे वही सवाल आ जाता है क्योंकि सब्जेक्ट टू फिटनेस है वो। तो अगर कितने तैयार होते हैं टेस्ट मैच में, आपको लगातार 5 दिन फील्ड पे रहना है, आपको बल्लेबाजी करनी है, गेंदबाजी करनी है, डाइव्स लगानी है, तो कहीं ना कहीं मुश्किल हो सकता है रविंद्र जडेजा के लिए। और पैर की चोट है तो एक फील्डर के लिए और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मेरे ख्याल से सब्जेक्ट टू फिटनेस ही मेरी तरफ से भी रहेगा। अगर वो फिट होते हैं तो जडेजा फिट है तो बिल्कुल जडेजा को अक्षर पटेल के ऊपर प्रायोरिटी देनी चाहिए। आप क्या देखते हैं इसमें टेस्ट क्रिकेट में? मैं ये देखना चाहूंगा कि जडेजा पहले एक आधा डोमेस्टिक मैच को ही खेलें, वो कम से कम 6 महीने बाद या उससे भी ज्यादा समय के बाद आ रहे हैं, तो सब्जेक्ट टू फिटनेस आप सीधा इतने बड़े मैच में ही क्यों देखें? तो आप उनको डोमेस्टिक क्रिकेट में देखिए कहीं उनको कोई तकलीफ है नहीं है, पहले थोड़ा नेट्स में आने दीजिए। तो जब तक ये सब चीजें क्लियर नहीं हो जाती तब तक मेरा प्रेफरेंस अक्षर पटेल रहेगा। पर जैसे ही वो डोमेस्टिक क्रिकेट में आके कुछ बढ़िया प्रदर्शन करते हैं और नेट्स में भी लगता है कि हाँ ये पुराने वाले जडेजा लग रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि अक्षर पटेल को बाहर बैठना पड़ेगा। हमने पिछले कुछ समय से ये समस्या देखी है कि अगर कोई खिलाड़ी अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित कर लेता है तो वो घरेलू क्रिकेट में जाना उतना पसंद नहीं करता है। हालांकि अजिंक्य रहाणे खेले लेकिन चेतेश्वर पुजारा ने घरेलू क्रिकेट के बजाय चुना था, काउंटी क्रिकेट में खेलना ज्यादा पसंद किया था। तो मुझे लगता है खिलाड़ियों को कहीं ना कहीं एहसास करने की जरूरत है कि भारतीय घरेलू क्रिकेट में जाए, उससे हमारे युवाओं को भी सीखने को मिलेगा और बीसीसीआई को भी सामने से भेजना चाहिए कि देखिए आप इतने टाइम के बाद इंजर्ड होकर आए हैं और थोड़ा घरेलू क्रिकेट में खेलिए, हमें थोड़ा पता लगेगा, क्योंकि नेक्स्ट में प्रैक्टिस करना ठीक होने के बाद और घरेलू क्रिकेट में एक अच्छा फुल फ्लेज मैच खेलना बहुत अलग है। जी हाँ जी हाँ। वैसे अगर आप गेंदबाजी पर नजर डालें तो आप प्लेइंग 11 के हिसाब से कौन से 3 स्पिनर खिलाना चाहेंगे? 3 स्पिनर खिलाना चाहेंगे या 2 स्पिनर खिलाना चाहेंगे? देखिए वर्तमान स्थिति में तो मेरे ख्याल से 2 स्पिनर ही पर्याप्त है, रविंद्र जडेजा और अश्विन, क्योंकि दोनों ही गेंदबाज, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम बड़ी मात्रा में स्पिनर गेंदबाज लेकर आ रही है। तो कहीं ना कहीं इसी अप्रोच से वो आ रहे हैं कि भारतीय पिचों पर स्पिन गेंदबाजों को ज्यादा मदद मिलती है, खासकर टेस्ट क्रिकेट में। तो ऐसे में 3 स्पिनर आप चाहेंगे या 2 स्पिनर? देखिए मैं 2 फुल फ्लैश स्पिनर और एक रविंद्र जडेजा अक्षर पटेल स्पिन का काम तो शुरू करेंगे, तो मैं अश्विन और कुलदीप यादव को देखना चाहूंगा जो एकदम स्पिन की वो गेंदबाजी अप फ्रंट करें और बीच बीच में अक्षर पटेल या जैसे मैंने कहा जडेजा आके अपनी गेंदबाजी करें। तो मेरे ख्याल से पेसर्स का रोल बहुत ही कम रहेगा इस दौर में। तेज गेंदबाज में अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज, ये दोनों गेंदबाजी शायद
खेलते हुए नजर आ सकते और हैं। मेरे को एक उम्मीद है, मेरे को लग रहा है शायद से कहीं ना कहीं जयदेव उनादकट को भी ले सकते हैं एक बार ये सिराज के ऊपर इस ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए, क्योंकि सिराज ने जो परफॉर्म किया है वो टेस्ट ज्यादातर- क्रिकेट में, मुझे नहीं लगता कि उनको रिप्लेस किए जाने की जरूरत है। तो नहीं, मोहम्मद सिराज ने मेरे ख्याल से टेस्ट क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म किया है। गाबा का आप टेस्ट मैच देख लीजिए, गाबा का और खासकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी वो अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए आए हैं। तो कहीं ना इतना एक्सपेरिमेंट चल रहा है, हाल फिलहाल में उन्होंने हैट्रिक भी ली वापस रणजी में जाके, बिल्कुल, तो इसलिए बिल्कुल। शायद से उनादकट और को जो ले सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों के खिलाफ वो जो ट्रोल करते हैं उन्हें, तो उसको देखने में जी हाँ, जी हाँ, जी वो हाँ, एक वो फैक्टर जरूर रहेगा। दर्शकों को भी देखने में मजा आता है। जो मिलकर ऑस्ट्रेलिया को स्लेज करेंगे। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, दबाव पड़ता है विरोधी खिलाड़ियों बिल्कुल पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये टेस्ट सीरीज में क्या होने वाला है तो आने वाली टेस्ट सीरीज में ही पता लगेगा। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दोनों साथियों ने बड़े विस्तार से बताया कि क्या स्क्वाड जो है आने वाले भविष्य में होना चाहिए, क्या खामियां इस स्क्वाड में नजर आई। फिलहाल के लिए हम आपसे विदा लेना चाहेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।